वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये बैंकिंग के बारे में कि क्या दिया गया है बैंकिंग। देखो, हमने लास्ट वीडियो में इस बैंकिंग बिजनेस सर्विस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने फीचर्स को देखा था और ये टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर 5 टर्म्स दिए गए थे, राइट ना। तो इसके अंदर हम पहले देख लेते हैं बैंकिंग के बारे में कि क्या किया गया है, क्या होता है ये बैंकिंग। ओके, तो इसमें जो पहला टर्म दिया है वो बैंकिंग कहाँ से आया इसके बारे में बताता है। तो क्या बोलता है, द टर्म बैंक्स कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक ऑफ विच मीन्स बेंच। इन अर्लियर डेज मनी लेंडर यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसी इन बिग हीप और बेंचेस टेबल फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। क्या बोलता है कि पहले जो चलता था, पहले के जमाने में जो ट्रेडिशनली वे में चलता था, जो बैंक था उसका नाम जो आया बैंक, वो आया था फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम बैंको था। अब बैंको का मतलब होता है बेंच, यानी कि टेबल वगैरह। पहले जो बैंक चलता था वो ऐसे बेंचेस पे चलता था जहां पे मनी लेंडर्स, जो साहूकार जमींदार होते थे, वो लोग ऐसे करेंसीज को जो है टेबल्स पे रखते थे। बिग हिप का मतलब होता है जो हमारे पैर में घुटना है, घुटने के ऊपर का जो बोला जाता है एरिया, उसको बिग हिप कहते हैं। तो उस पे रखा जाता था या फिर बेंचेस टेबल्स पे रखा जाता था, ताकि जो पैसा लेंडिंग किया जा सके या एक्सचेंजिंग किया जा सके। तो लेंडिंग का मतलब होता है लोन्स वगैरह जैसे दिया जाता है उसको बोलते हैं लेंडिंग, लोन वगैरह देना। तो इसके अब मीनिंग्स देख लेते हैं कि क्या है मीनिंग। अब मीनिंग में नॉर्मली आपको याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। इसे याद रखना कि इंडियन इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने बैंकिंग कंपनी के बारे में क्या बोला है। देखो, सबसे पहले कि कंपनी का मीनिंग बता रहा है और देन आफ्टर आपको बताएगा बैंकिंग का मतलब। देखो यहाँ पे ठीक है, डिफाइन करेगा। तो पहले कंपनी का मीनिंग देख लेते हैं कि क्या दिया इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कंपनी का मीनिंग क्या है। देखो, विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस बैंकिंग इन इंडिया। क्या बोला है बैंकिंग कंपनी में, कंपनी का मतलब कि वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन करने वाली बिजनेसेस है जो कि भारत में बैंकिंग चला रही है, उसको हम बोलेंगे कंपनी। दूसरा जो है बैंकिंग का मतलब है, बैंकिंग का मतलब क्या बताता है उसके बारे में हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या बताया गया है। तो वर्ड बैंकिंग मीन डिफाइन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, और एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो क्या बोला है, बहुत कुछ इसमें बताया है। पहला क्या बोलता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है, ये वर्ड का मतलब है डिपॉजिट, ये वर्ड का मतलब है डिपॉजिट। फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब है लोन्स वगैरह, ठीक है, लेंडिंग्स वगैरह का मतलब लोन हो गया। और इन्वेस्टमेंट यानी कि किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, ये बता रहा है कि हम पब्लिक से जो डिपॉजिट लिए हैं उसी डिपॉजिट का हम कहीं पे लेंडिंग कर रहे हैं तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब है विड्रॉबल, विड्रॉएबल, ठीक है। यानी कि रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब है विड्रॉल करना, बिजनेस बैंक से पैसे को निकालना, चाहे पब्लिक निकाले या बैंक बिजनेस निकाले, या फिर उसके अलावा अदरवाइज, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ। फिर उसके बाद अदरवाइज का मतलब हो गया ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट वगैरह ये सब करना, ठीक है। उसके बाद विड्रॉएबल बाय चेक, चेक दे के विड्रॉल करना बैंक से, या ड्राफ्ट के द्वारा। ड्राफ्ट क्या होता है, नॉर्मली ड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसा चेक जहां पे बैंक ने प्रिंट करके दिया है हमें, और ये पैसा जितना भी लिखा होगा उसमें वो उसको साइड में रख देता है बैंक, ताकि जब भी इस चेक का पेमेंट होगा, मतलब ये डीडी का जो पेमेंट होगा, वो जो है आप ना देकर बैंक ने जो साइड किया है आपके अकाउंट से निकाल के जितना भी अमाउंट लिखा है उस ड्राफ्ट के अंदर, उतना पैसा उस सामने वाले पर्सन को दे दिया जाता है, और जिसका नाम लिखा होगा सिर्फ उसी को दिया जाता है, उसके अलावा किसी और को नहीं दिया जाता है, याद रखना। तो वो कहलाएगा ड्राफ्ट। और ऑर्डर और अदरवाइज, किसी का ऑर्डर पे जैसे बेरर चेक हो गया या अकाउंट पे ही चेक हो गया, तो ये सबके द्वारा जो किया जाएगा। अब वो तो आपको समझा अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ बैंक्स है, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। नॉर्मली काफी सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स आपके सामने रहेंगे, तो उसमें से पहला देखते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक जो है पूरे भारत का एक अपेक्स बैंक है, जहां पे
भारत के बैंक्स सभी के सभी जो काम करते हैं वो ऐसे सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करते हैं। इस सेंट्रल बैंक को नॉर्मली हम कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने नाम सुना होगा, हर नोट के ऊपर रहता है इसका नाम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वो बैंक है जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, और ये स्टैब्लिश सबसे पहले हुआ था 1935 में, जो कि इसका एक्ट पास किया गया था 1934 में। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस है, इसके कुछ फंक्शंस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आरबीआई के फंक्शन, पहला फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है रिलेटेड विद इकोनॉमिक का रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड, पैसे के लेन देन से जो रिलेटेड पॉलिसीज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई बनाता है। दूसरा है इशू ऑफ करेंसीज नोट, यानी कि इसके पास ही जिम्मेदारी है सारे पूरे भारत में, सारे के सारे पूरे भारत में करेंसीज को इशू करने का काम करता है सेंट्रल बैंक आरबीआई। तीसरा है एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि इस गवर्नमेंट के लिए ये आरबीआई बैंक कहलाएगा। ठीक है, आरबीआई कौन कहलाएगा? बैंक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू द कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया, यानी कि जितनी भी बैंक्स भारत में है, जितनी भी बैंक्स भारत में काम कर रही है वो कहलाएगा जितने भी बैंक्स है वो सब बैंक्स कहलाएंगे, और उन बैंकों का बैंक जो है आरबीआई कहलाएगा। यानी कि आरबीआई के अंडर में चलना है, उसके अलावा दूसरे को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आरबीआई को फॉलो करेंगे। अगला है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक होती है जो कमर्शियली काम करती है, यानी कि ये ज्यादातर इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, यानी कि इनका जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। अब ऐसे बैंक को हम कहेंगे कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर तीन टाइप के कमर्शियल बैंक आते हैं। पहला प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा फॉरेन बैंक आते हैं। ये तीन टाइप के बैंक आते हैं इस कमर्शियल बैंक में। तो ये सारी बैंक है भारत के अंदर, जिसमें से पहला देखते हैं। पहला क्या दिया है कि ये जो बैंक होगी पब्लिक सेक्टर बैंक विच मेजॉरिटी कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कैपिटल होगा, मिनिमम होना चाहिए 51% का, जो मिनिमम 51% का जो कैपिटल होगा वो होगा इसका, इस गवर्नमेंट का। तो समझना, तो वो कहलाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक। एग्जांपल है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक, यहाँ पे ओन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि इस बैंक को खरीदा है किसी इंडिविजुअल पर्सन ने, यानी कि उस इंडिविजुअल का जो शेयर कैपिटल होगा वो कम से कम 51% होना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में 51% उस पर्टिकुलर पर्सन का होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बहुत सारे बैंक। ठीक है, तीसरा जो फॉरेन बैंक्स। अब फॉरेन बैंक्स का मतलब है कि ये जो बैंक होगी भारत में तो चल रही है, लेकिन इसके जो हेड ऑफिसेस है वो भारत के बाहर है। अब हेड ऑफिस का जो ब्रांच है वो भारत के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बैंक जो है स्टैब्लिश होते हैं आउटसाइड इंडिया, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस है वो इंडिया में चलती है। एग्जाम्पल है सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, एचएसबीसी का मतलब हांगकांग सिंगापुर बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वर्ड आया कहाँ से बैंक में? तो ये आता है जो भी बैंक रजिस्टर्ड होता है अंडर इंडियन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, उस जगह पे ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आता है, मतलब कॉर्पोरेटिव नाम आता है पर्टिकुलर बैंक। लेकिन ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होगा, इस इंडियन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ रेगुलेटेड करेगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी, तो समझना। ठीक है, तो ये बैंक उसको भी फॉलो करेगा। तो ये जनरली लोकेटेड होता है सेमी अर्बन एरिया या रूरल एरियाज में। ठीक है, सिटीज में ज्यादातर नहीं दिखाई देता ऐसे बैंक। क्यों? क्योंकि ये जो है स्मॉल लेवल पे काम करता है, जनरली उनके लिए बेनिफिटेड होता है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स है, या फॉर्मर्स है, या स्मॉल स्केल यूनिट्स वाले हैं। तो उनके लिए ये बैंक रखा गया, जो कि तीन फेज में काम करता है। पहला प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि लोकल लेवल पे काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मतलब ये जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। और तीसरा स्टेट कॉर्पोरेटिव, मतलब स्टेट लेवल पे काम करेगा। तो ये तीन टाइप के बैंक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम, जो प्राइमरी लेवल पे काम करता है, तो उसमें जो कंट्रोल करने वाला होगा, ये नॉर्मल विलेज लेवल पे काम करेगा, आपको पता ही है क्योंकि लोकल एरिया में काम करता है। और इसको कंट्रोल करने वाला डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक होगा।
और जो भी पैसे की जरूरत है कंट्रोल करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, वो करेगा कौन? स्टेट वाला भी करेगा, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाला भी करेगा, यानी कि दोनों के दोनों इस यानी कि इस प्राइमरी के ऊपर दोनों कंट्रोल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है ये बैंक, और साथ ही पब्लिक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पब्लिक से उन्हीं से डिपॉजिट लेगा, और ये विलेज लेवल से ही सिर्फ डिपॉजिट लेता था प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, और ये स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही पूरी पब्लिक से डिपॉजिट लेगा, और इसको कंट्रोल करता है या फंड वगैरह देता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बाकी कोई नहीं देता है। ठीक है, अगला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है स्टेट लेवल पे काम करता है, और यहाँ पे जितने भी पब्लिक डिपॉजिट करते हैं वो स्टेट के पब्लिक्स होते हैं, पूरे स्टेट में ये चलता है बैंक, तो वहां से वो डिपॉजिट ले सकता है, और इसको कंट्रोल करने वाला है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को मॉनिटरिंग या फिर जो कंट्रोलिंग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, और ये मॉनिटरिंग का काम करता है, मॉनिटरिंग करता है डिस्ट्रिक्ट बैंक को भी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये प्राइमरी को भी, दोनों को ये मॉनिटरिंग करने का काम करता है। क्लियर हो गया होगा ये तो समझना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे फोर्थ वाला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।